फर्स्ट ऑफ ऑल सभी का वेलकम है जेबी टॉक शो में। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के गेस्ट का नाम है खुशी खुशी शर्मा। बहुत अच्छे लाइफ एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है। आज का टॉपिक टीचिंग पे है और उसके अराउंड जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या स्ट्रेस टीचर्स को फील करना पड़ता है और कैसा एजुकेशनल सिस्टम हमारे अराउंड घूम रहा है, उसके रिगार्डिंग है। एक स्टोरी है बहुत ब्यूटीफुल। आज हम अ, वो स्टोरी कवर करेंगे। मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, लास्ट तक देखना। फर्स्ट ऑफ ऑल खुशी, वेलकम टू द शो। मैंने आपके बारे में जब रिसर्च की ना, तो मुझे वो एनर्जी आप में दिखी है जो मतलब इजीली मिलती नहीं है लोगों में। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि वो रील जो आपने पोस्ट की थी और उसके पीछे की कहानी क्या है, जो इतनी वायरल भी हुई है और उसके पीछे अराउंड बहुत से कमेंट्स आए। तो उसके बारे में अगर आप हमें बता सके। बेसिकली बात ये है कि जो प्राइवेट टीचर्स होते हैं ना, उनको उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती है। तो मैंने जब वो रील डाली कि एज अ प्राइवेट टीचर जिसे मतलब ग्रो भी करना है लाइफ में और काफी आगे तक जाना है, और ऊपर से एक एल्डर डॉटर जिसके काफी सारे सपने होते हैं, तो उसको कुछ बहुत बड़ा करना होता है। और टीचिंग अगर कोई ज्वाइन करता है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका रीजन यही होता है कि वो पैशनेट है टीचिंग के लिए, इसलिए उसने किया। अब हम टीचिंग में तो चले गए, बट प्राइवेट टीचर्स को क्योंकि एडमिशन्स भी लेके आओ, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि टीचर्स के अलावा बाकी सारे काम में लगवा देते हैं, कॉलिंग भी करो, ये मार्केटिंग वगैरह भी संभालो, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करो, ये सब करो, वो सब करो। इसलिए मैंने वो सब रील में जब बोला तो लोग रिलेट कर, और वो जो रिलेटिविटी थी उसके कारण रील वायरल हो गई। और मुझे बहुत बहुत लोगों ने मैसेज किया है, ये तक भी बोला है कि हम 3000 पर मंथ की इनकम में भी काम कर रहे हैं। ये तो मतलब प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट टीचर्स हैं उन पे प्रेशराइजेशन किया जाता है। सो आपकी हम्म। इस फील्ड में जर्नी कैसे रही? हम जब बात करते हैं एज एन टीचर, जब हम स्कूल्स में जाते हैं, कैसा एनवायरनमेंट दिया जाता है एक टीचर को, एंड एजुकेशन सिस्टम कैसा है प्राइवेट सेक्टर में? प्राइवेट सेक्टर में अगर आप टीचर, मतलब मैंने पहले भी बोला ना, अगर आप पैशनेट हो कि आपको टीचिंग करना, अगर आपको बच्चों के अराउंड रहना पसंद है, तो डेफिनेटली आपको उस चीज में तो बहुत मजा आने वाला है कि आप पढ़ा रहे हो, फाइनली आप उस चीज को फॉलो कर रहे हो, बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं, वहां तक बहुत अच्छा है। लेकिन जब फाइनेंशियल टर्म्स में बात आती है ना, तो फिर बहुत बुरा हाल, बहुत बुरा हाल है। मतलब रेयर टू रेयर कैसी होता होगा अगर किसी स्कूल में बहुत अच्छा किसी को मिल रहा होगा। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम यही रहता है कि आपको ओवर टाइम करना है, उसका कोई पैसा आपको कोई देगा नहीं। आपको एडमिशन्स लेके आने हैं, उसके बेसिस पे आपकी ग्रोथ होगी। मतलब आप जो बच्चों के लिए इतना करते हो, या फिर अगर आप क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हो, आपके अंदर और भी अलग स्किल्स हैं जो आप अपने क्लासरूम में पुट ऑन करते हो, उसका कुछ भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। द ओनली थिंग इज एडमिशन्स। मतलब पूरा स्कूल सिर्फ पीछे लगे रहते हैं टीचर के, आप एडमिशन्स लेके आओ तो आपको मिलेगा जो आपको चाहिए। तो जब आप स्टूडेंट से साथ इंटरेक्ट भी करते हो तो, और जब आप बताते हो, मतलब इन द सेंस स्टूडेंट्स के साथ कि भाई ये चीज़ें हैं कि आपको ऐसी ऐसी स्टडीज़ करनी है, तो उसमें क्या चैलेंजेस आज तक आपने फेस किए हैं? अगर आपने बच्चों को पढ़ाया है तो क्या लगता था, कैसा यूथ है, बच्चे कैसे हैं, तो कैसा इंटरेक्शन रहा आपका? मेरे लाइफ का तो बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि मुझे नहीं पता बाकी लोगों के साथ कैसा है, बट मैं शुरू से ही, मुझे बच्चों के अराउंड रहना पसंद है। और शायद यही एक रीजन है कि मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे दुनियादारी का कुछ नहीं पता, मुझे तो बच्चों का ही पता है क्या है। मेरा पहला चैलेंज ये था कि आउट ऑफ नोवेयर जब मुझे मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी डीडीयू जीकेवाई में, वहां मैं सबसे यंग थी। मतलब मैं जिनको पढ़ा रही थी उनसे भी मैं यंग थी, वो मुझसे बड़े थे, क्योंकि वो ट्रेनिंग सिस्टम था। तो वहां पे गांव से आते थे लोग पढ़ने के लिए, और मुझे वहां पे पढ़ाना था, और मुझे नहीं पता था मुझे किन लोगों को पढ़ाना है। वैसे मैंने बस इंटरव्यू दे दिया, वो क्लियर हो गया, और जब मैं फर्स्ट टाइम गई तो मेरे सामने इतने बड़े बड़े लोग बैठे थे, एंड आई वाज लाइक मुझे इनको पढ़ाना है और मेरे को तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है इनको पढ़ाने का। बट मैं गई और मेरी फर्स्ट क्लास इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी कि देन आई रियलाइज के आपको पढ़ाना आना चाहिए। थिंक कि आप अगर एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर आप उनकी बातों को सुन सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। मतलब एक चीज होती है ना कि हम, एक टीचर होता है जो बोलता है 100 बार पूछोगे तो भी बताएंगे,
वो रियलिटी में बहुत कम मिलते हैं। एंड आई गेस कि वो उतना पेशेंस लेवल मेरे अंदर है, क्योंकि वो लोग क्योंकि गांव के बच्चे थे, तो वैसे भी उनके अंदर था ही कि वो रिस्पेक्ट करेंगे अपनी टीचर का, बट उनको ये नहीं पता था कि मैं उनसे बहुत छोटी हूँ। बट फिर भी मैंने वो सिचुएशन भी टैकल करी है। और उसके बाद भगवान ने मुझे ऐसे पोजीशन में ला दिया जहाँ पे एकदम छोटे 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 बच्चे आ गए मतलब 4 इयर्स 3 इयर्स की एज वाले। तो मैं उनके साथ भी रही हूँ, तो मेरा इंटरेक्शन उनके साथ भी हुआ है जो मुझसे भी बड़े हैं, और उनके साथ भी हुआ है जो बस अभी अभी जस्ट स्टार्ट ही जिन्होंने अपनी लाइफ करी है। तो छोटे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल है, अगर आप उनको स्टोरीज के थ्रू, अगर आप उनको मतलब जब भी आप क्लास में जा रहे हो आप हंस के जा रहे हो, आप अगर आप उनके साथ खेलते खेलते उनको पढ़ा रहे हो, तो वो बेस्ट है। मतलब फिर आप उनको काफी अच्छे से टैकल कर सकते हो। मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे हैं मेरे आसपास जो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये तो सुन ही नहीं रहे, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। बट जब मैं अपनी क्लास में जाती हूँ, मैंने हमेशा एक चीज बोली है अपनी क्लास में कि बेटा ये किसकी क्लास है, ये खुशी मैम की क्लास है, तो हमको क्या रहना है, हमको खुश रहना है। तो इस वजह से मेरी क्लास स्टार्ट होती थी। मैं अटेंडेंस भी दे रही हूँ तो मैं पहले, मेरा पहला रैंक यही होता था, फिर हमारी अटेंडेंस होती थी। तो मैं अगर बच्चे का भी नाम ले रही हूँ ना अटेंडेंस में, तो मैं जैसे फॉर एग्जांपल रुमान एक बच्चा है, मैंने हम्म उसको बोला रुमान, फिर उसने बोला यस मैम प्रेजेंट, फिर मैं उसको पूछती थी कि हम्म क्या हुआ फिर कल, कैसा गया कल का दिन, अच्छा था, क्या किए घर जाके। तो वो जो एक कन्वर्सेशन होती है ना, बच्चे को बहुत कंफर्टेबल कर देती है टीचर के सामने, और वो आपसे फिर कुछ भी डाउट क्लियर करवा सकते हैं, और उनको मजा आता है स्कूल आने में। मतलब मुझे जब पेरेंट्स बोलते हैं ना कि मैम आपकी क्लास में बच्चों को मजा आता है, उससे बड़ी फीलिंग मतलब फिर कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छी आपने हमें अपनी स्टार्टिंग जर्नी बताई है। मैं एक चीज जानना चाहूंगा। अब हमारा देश जी। का एजुकेशन सिस्टम है जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर्स स्कूल्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, एंड एक तरफ प्राइवेट स्कूल्स हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत अच्छा पे स्केल है, प्रेशराइजेशन कम है, बट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज वेरी लो। और जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पे टीचर्स पे हद से ज़्यादा एडमिशन्स का प्रेशराइजेशन डाला जा रहा है, प्लस मार्केटिंग चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट चाहते हैं, प्लस और भी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपी जाती हैं। सो जब आप दोनों चीज़ों को, आप तो जानते हो, आपने वर्क किया है, सो हाउ यू सी दैट कि भाई ये क्या लैप्स चल रहा है आज के सिस्टम में? आपने क्या ऑब्जर्व किया उस टाइम पीरियड में? ये मुझे भी बहुत लोगों ने बोला कि जैसे हम जब टीचर्स भी बैठते हैं ना साथ में, तो हम यही डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट टीचर्स तो मतलब जैसे आए दिन इंस्टाग्राम में कुछ ना कुछ आते ही रहता है कि हमने गवर्नमेंट टीचर से पूछा कि व्हाट इज दिस सम, कैसे इसको कैलकुलेट करें, और वो नहीं कर पाते, उनको स्पेलिंग्स भी नहीं आ रही। मतलब ऐसे टीचर्स भी हैं और उनको इतने इतने पैसे मिल रहे हैं। और वही जो ऐसा टीचर जो पैशनेट है, जो करना ही चाहता है अंदर से, जिसकी खुद की क्रिएटिविटी है, जो बच्चों के साथ घुल मिल के काम करना चाहता है, उसकी उतनी वैल्यू नहीं है। तो ये सिस्टम तो मेरे भी समझ के बाहर है कि मेरे को खुद ही नहीं समझ आता कि जो पैशनेट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और जिसको बस सिर्फ गवर्नमेंट के नाम से जो जा रहा है पैसे कमाने, कि बस मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, मुझे नहीं पता बच्चे क्या करते क्या नहीं करते, तो उनके साथ गवर्नमेंट इतनी लॉयल है, वो तो मैं खुद ही नहीं समझ पाती हूँ कि ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये तो बहुत बड़ा इशू है हमारे आज के टाइम पे। अब बिल्कुल। स्कूल टीचिंग आपने क्विट कर दी एक टाइम पीरियड पे, और उसके बारे में आपने एक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की जिसपे लाखों व्यूज है इस टाइम पे। एंड उसी से आगे आपने एक जर्नी स्टार्ट की है कंटेंट क्रिएटर की। पहले तो हम एज एन ऑडियंस आपसे यही जानना चाहेंगे कि भाई अब क्या कर रही है खुशी, कैसे खुशी ने वो सब कुछ क्विट किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप था हर बंदे के लिए। एक अच्छी इनकम आ रही थी मंथली, एंड बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में। तो वो क्विट करके एक ऐसी फील्ड चुनना जिसमें बहुत ज़्यादा, आई थिंक, टेंशन है व्यूज की, एंड पैसा कमाने में भी मेहनत लगती है, कंटेंट क्रिएटर्स को लगती है मेहनत। सो पहले तो वो जर्नी कैसी चल रही है, प्लस उसके अंदर क्या क्या चीजें आपने सोची थी, क्या प्लान आउट किया था, उसके बारे में अगर आप बता पाओ। पहले तो पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी बिलीवर हूँ गॉड्स प्लान, बहुत बड़ी। ठीक है, मतलब मैं, जैसे एक होता है ना आप भगवान से बात करो, बट मुझे ऐसा लगता है मैं भगवान को सुन सकती हूँ, मुझे पता है मुझे क्या हिंट दे रहे हैं। जब मैं टीचिंग में आई थी, तो मुझे ना काफी टाइम पहले, मतलब इंस्टाग्राम, मतलब मैं जब कुछ भी नहीं चलाती थी, बस ऐसे स्क्रॉल ही करती थी जब, तब मुझे पता चला कि लोग ऑनलाइन भी इनकम क्रिएट कर रहे हैं, वो साइड हसल जैसा भी कुछ होता है, ये सब मुझे कुछ नहीं पता था, तब मुझे पता चला।
तो तब भी मैं जॉब ही करती थी, ऐसा नहीं मैंने जॉब छोड़ दी थी, बट कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था कि कुछ तो साइड इनकम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और तब फिर मैं गई, मैंने देखा कि अच्छा कॉपी राइटिंग कर रहे हैं लोग फ्रीलांसिंग में, फिर वो ये सारी चीजें भी सीख रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसा भी कुछ होता है। तो ये सब मेरे मन में था, और मैं यूट्यूब में कुछ ना कुछ देखते भी रहती थी, मतलब मैं सीखती थी, भले वो मैं 1 घंटा सीखूं, आधा घंटा, बट कुछ ना कुछ मेरे मतलब मेरे इतनी सारी डायरीज है, उसमें मैंने नोट करके रखा है कि अच्छा लाइक एवर आई वांटेड टू बी अ सोशल मीडिया मैनेजर, तो उसके लिए क्या क्या लगेगा, कॉपी राइटिंग में क्या लगता है, व्हाट इज दिस कंटेंट क्रिएशन, लोग कैसे कमाते हैं, सब कुछ। तो क्विट करने के पहले ही मैंने काफी कुछ सीख लिया था, एंड सडनली आई जस्ट केम टू नो अबाउट दिस एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे कि amazon एफिलिएट प्लान है, अभी तो नायका का भी आ गया है, ठीक है, मीशो में है, काफी सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको एफिलिएट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट मतलब बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो इसी तरीके से मेरी भी फीड पर ये आया था, और फिर मैंने एनरोल किया था एक प्लेटफॉर्म पर। वहां से मैंने सीखना स्टार्ट किया कि डिजिटल प्रोडक्ट्स जो अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंड पे है, कि आप अपना खुद का डिजिटल प्रोडक्ट बनाओ और उसको सेल करो। मतलब वो ऐसा है कि आप सो रहे हो तो भी आप इनकम कर रहे हो, ऐसा इनकम है। तो एक वो वाला, तो वो चीज मुझे करना था, और वो मेरे माइंड में था कि मुझे करना है। तो वो मैं सीखती थी। और ये जो मेरा क्विटिंग वाला जर्नी है, ये तो मैं ऑन द स्पॉट ली थी ये वाला, कि मेरे हम्म को क्विट करना है बस। क्योंकि वो जो स्टोरी है ना, वो बहुत डिफरेंट है, वो उस दिन की वो सिर्फ मुझे पता है, और जो मेरे बाजू में मेरा एक दोस्त बैठा था उसे पता है कि मैंने कप कपाते हाथों में अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखा है, जिसके ऊपर सब कमेंट कर रहे हैं, किसी को तो रेजिग्नेशन लेटर लिखने नहीं आता, ये क्या हैंड राइटिंग है ये मतलब लोग रील को छोड़ के मेरा रेजिग्नेशन लेटर देख रहे हैं, और मुझे हंसी आ रही है सोच के कि भाई इन्हें क्या पता कि इसमें बिहाइंड द सीन क्या है, कि मेरे हम्म हाथ कब कपा रहे थे, मैंने कहाँ से पेपर में लेके आई, और मैं बिना सोचे समझे हाँ बस लिखना है लिखना है लिखना है, मैं लिख के मैं जाके दे दी, वो बाहर निकल गई। उसके बाद मैंने अपने आप को एक चीज बोला है कि हम्म खुशी, तुमने क्विट किया है, क्यों क्विट किया है, आई हैव अ क्लियर दिस वाई। जब आपका वाई क्लियर होता है ना, आप सब कर सकते हो। आपका वाई क्लियर होना चाहिए, आप क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं हवाबाजी में मैंने कर दिया, हाँ चल भाई क्विट कर देंगे अपना कुछ करेंगे, नहीं, मेरे माइंड में तो पहले से ही था ना कि मुझे ये करना है। ऐसा तो नहीं कि नहीं था, बट मैं स्कूल के साथ करना चाहती थी, मैं जॉब के साथ करना चाहती थी। बट जब मुझे ये चीज रियलाइज हुई ना कि स्कूल वाले उतना रिस्पेक्ट उनको नहीं दे रहे, ठीक है, उनको सिर्फ एडमिशन से मतलब है, उनको मतलब ही नहीं है तुम कितना अच्छा एफर्ट डालते हो बच्चों के लिए। हम्म तो मैंने वो डिसीजन लिया, और मैंने अपने आप को एक चीज बोल दिया था कि तेरे पास 6 महीने हैं, क्योंकि मैंने 11 जून को किया था रिजाइन, तेरे पास 6 महीने अपने आप को बिल्ड करने के। तब मेरे इंस्टाग्राम में सिर्फ और सिर्फ 500 फॉलोवर्स थे, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, और मेरा एक और अकाउंट था मोर टू खुशी करके, अभी भी है, जिसमें मैं स्किन केयर के बारे में एजुकेट करती हूँ लोगों को। वहां पे भी मेरे सिर्फ 200 फॉलोवर्स थे। तो मैं वहां से उठी हूँ, और मैंने रोज काम किया है, रोज। मैंने हर दिन वीडियो बनाई है, इवन अब तो मैं दो दो रील डालती हूँ। मैंने काफी सारे लोगों को सामने से अप्रोच किया है बात करने के लिए। मतलब मैंने वो हर एक चीज ट्राई करी है जो मैं कर सकती थी। मैं रोई भी हूँ बहुत दिन दिन तक कि कुछ नहीं हो रहा है, और मैंने रो के भी काम किया है। बिकॉज एक चीज मैंने अपने आप को बोला है कि अगर आप रो के, अगर आप अपने मन के हिसाब से चलोगे तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे, कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। जब क्योंकि मैंने बोल दिया था ना, 6 महीना अपने आप को 6 महीना देना है, मैंने दिया। और मुझे लगता है कि मैं जहां थी वहां से मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि मैं टॉप में हूँ, बट एटलीस्ट मैं जहां थी वहां से मैं बहुत आगे हूँ, और मुझे पता है मैं इससे बहुत आगे जाऊंगी। मतलब मैं 100% श्योर हूँ इस चीज के। तो खुशी, जेंजी जो होते हैं, आप भी जेंजी में आते हो, तो वो जॉब्स को सीरियस नहीं लेते, वो प्रेशर्स को हैंडल नहीं कर पाते। एंड क्या आपको लगता है वो फैक्टर भी था कि आज की जनरेशन का फैक्टर रहा हो? और मैं आपको वो डिजाइन स्टोरी अगर आप शेयर कर पाए हमारे साथ, तो वो भी जानना चाहूंगा। वाई यू एक्चुअल रियलिटी जो पीछे छुप रखी है चीजों की, वो भी ओपन अप अगर आप बता पाओ। मुझे ये चीज ना किसी, कहीं तो मुझे किसी ने बोला था कि आजकल के बच्चे ना, मतलब वो कोई बहुत ऐसे अंकल थे, उन्होंने बोला आजकल के बच्चे ना ज्यादा सह नहीं पाते हैं, उनको प्रेशर वेशर ज्यादा सहना नहीं होता है, बस छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या करेंगे। हम्म तो उस टाइम मेरे को ऐसा लगा कि मतलब मैं अंकल को क्या ही बोलूं, मैंने कुछ नहीं बोला, चल छोड़, क्या ही बोलना है, बट मैंने ना मैंने अपनी बहन को बोला कि भाई मेरे जितना पेशेंस मुझे नहीं लगता किसी के अंदर।
पेशेंस लेवल में मतलब मैं अपने आप को जितना मानती हूँ, मतलब मैं ऐसी हूँ ना कि अगर मुझे शांत रहना है ना, मैं 24 घंटे भी शांत रहूँ। कोई कुछ भी बोलते रहेगा ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना है, मैं चुप रहूंगी। मतलब इतना पेशेंस लेवल है मेरे अंदर। तो मुझे ये चीज तो कोई नहीं बोल सकता कि पेशेंस लेवल नहीं था इसलिए छोड़ दिया, नहीं। पता है आजकल के जेंजेस को ना सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में पता है। उनको ना अपना वर्थ पता है, उनको अपना पोटेंशियल पता है कि वो इससे कहीं आगे जा सकते हैं। एक टाइम पे क्या था, जैसे मैं अपने मामा का अगर बात करूं, उनके टाइम पे क्या था, बहुत पहले क्या था कि अगर आप एक डिग्री ले रहे हो तो आपको बहुत इजीली कोई जॉब मिल जाएगी, और वो एक बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे। है ना, मेरे मामा कहते हैं मेरी फर्स्ट जॉब 5,000 पर मंथ थी, और वो बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पे। पर अगर आज मैं किसी को बोल दूं ना कि 20,000 पर मंथ सैलरी है, किसको खुशी मिल रही है सुन के? 20,000 पर मंथ सैलरी है, किसी हम्म। को नहीं होगा। ये है दिक्कत। है ना, अपॉर्चुनिटीज चाहिए हमको, चाहिए कि हम अपने पोटेंशियल से बहुत आगे कर सकते हैं। हमें पता है हमारी वर्थ क्या है। और जहाँ पे हमें बोलेंगे ना कि ओवर टाइम कर लो, ओवर टाइम करने से तुम बहुत अच्छे इंसान बन जाओगे। हाँ, अच्छे इंसान बन जाएंगे, लेकिन खर्चा अच्छे इंसान से नहीं चलता ना। और वो कहते हैं ओवर टाइम, पता है हमारे स्कूल में क्या था? 2 बजे छुट्टी हो जानी चाहिए टीचर्स की, बट 1 घंटा एक्स्ट्रा मीटिंग, जिसमें खुद जो मीटिंग लेने वाले हैं वो बाद में आ रहे हैं आराम से 3:30 बजे। तो वो अच्छा इंसान में काउंट नहीं होता, मतलब वो ठीक है, वो चलेगा, वो जब भी आ रहे हैं, लेकिन हमें वहां पे बैठना है। हम लंच करे रहे, हम नहीं करे रहे, हमें वहां पे बैठना है मीटिंग के लिए। और मीटिंग किस चीज की हो रही है 3:30 बजे? आप स्कूल का हाल देखिए, कितने ही बच्चे हैं। कुल मिला के बात वही हो रही है, मतलब मैं सुबह से चिल्ला रही हूँ, बच्चों के साथ खेल रही हूँ, अब मेरा मन करेगा हाँ मैं घर जाके आराम से सोऊंगी। तुम मीटिंग ले रहे हो, हाँ स्कूल का हाल देखो क्या हो रहा है। तो भाई आपने तो अलग से मार्केटिंग टीम हायर कर रखी है ना, आपने तो हम्म। मार्केटिंग टीम लगा रखा है, तो आप टीचर से भी क्यों एक्सपेक्ट करते हो हर चीज कि वो आपको करके देंगे? दिस इज सो स्टूपिड। मतलब मुझे इतना अजीब लगता है कि हम क्यों करें मार्केटिंग, हम क्यों करें कॉल्स। और आपको क्या लगता है हम कॉल्स करें, हम बोल रहे हैं यस यस आई एम खुशी फ्रॉम रिवरडेल गर्ल्स स्कूल, तो हमारे यहाँ एडमिशन है, तो क्या सामने वाला क्या मेरे लिए पानी का ग्लास लेके रखेगी? हाँ हाँ, मुझे सुनेगा वो। मुंह पे फोन काटते हैं, मुंह पे फोन काट देते हैं, आज के बाद कॉल मत करना करके। ये सारी बेइज्जती सहनी होती है। भाई जो एसी कैबिन में बैठा है, उसको क्या पता कि पंखे के नीचे बैठ के कॉलिंग करना, एक भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ऊपर से 4 लोग कुछ ना कुछ बोल भी दे रहे हैं, वो भी सुनो, फिर ये भी सुनो कि तुम एडमिशन लेके नहीं आते। जेंजेस को ना अपनी वर्थ पता है, उनको पता है कि उनको कितना करना है, क्या करना है और कब तक करना है, और वो चीज वो करते हैं। और मुझे तो लगता है ये बहुत सही चीज है, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो उसमें ऐसा नहीं है कि प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। तो बहुत ही अच्छा आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है, और शायद ये जेनजी वाले एपिसोड में हमने कवर भी किया था। बट इस क्वेश्चन से मुझे जो डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी थी वो खुशी ने की है, आप इसकी डेप्थ को समझे। और हमारे अराउंड काफ़ी ऑफिसेज कॉर्पोरेट्स में भी यही चल रहा है। सो ये आंसर बहुत से लोगों को टारगेट किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आपका क्रिएटर माइंडसेट है, ठीक है, क्रिएटर्स क्या सोचते हैं, कैसे क्रिएशन जनरेट होती है। अगर हम बात करें, आज बहुत ज्यादा लोगों ने स्पेस ले रखा है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ्स पे वीडियोस बन रही हैं। तो हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, और 60 सेकंड में आपने जो हुक तैयार की होती है, हम तो फंस चुके हैं उस हुक्स में। लेकिन आप बताइए, आपका क्या माइंडसेट लगता है, कैसे आप अपनी स्क्रिप्ट लिखते हो, क्या एफर्ट्स है उसके पीछे की कहानी क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी सीख रही हूँ, मैं अभी भी लर्निंग स्टेज पे हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि आई एम अ प्रो, लर्निंग स्टेज पे हूँ। बट मैंने अभी तक जितनी भी ऐसी वीडियोस बनाई है जो बहुत ज्यादा व्यूज काउंट जिनका हुआ है, मुझे लगता है कि वहां पे ना सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी, रिलेटिविटी। बस। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत घंटों बैठ के कि अरे इसका हुक क्या होगा, इसका कॉल टू एक्शन क्या होगा, मुझे मेन मैसेज क्या देना है, नहीं। पता है मैंने जो अपनी ये वाली रील डाली थी, जिसमें 3 मिलियन व्यू समथिंग है, टीचिंग वाली, उसमें क्या है? ना तो उसमें सही का फॉन्ट है, ना तो उसमें सही की कोई फोटो डली हुई है। मैंने रैंडम कुछ भी, जो मेरे गैलरी में जितने बी रोल्स रखे थे ना, मैंने सब सब कुछ डाले कि मेरे को ना मेरी बात बोलनी है बस। मतलब मेरे अंदर उस समय इतना वो था ना, मैंने तो ये बोलना है कि ये ना ये टीचिंग सेक्टर में क्या चल रहा है ये सब। तो वो हम्म। एक अर्ज था मेरे अंदर, ठीक है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी आवाज
और जो मैं फीलिंग से बोल रही थी, मेरे ख्याल से वो टच कर गई लोगों को। तो वो सबसे बड़ा हुक होता है, आप किस वे में बोल रहे हो, आप कितना रिलेट कर पाते हो सामने वाले से। एक मैंने और डाला था कि इट्स मिरेकल व्हेन यू कनेक्ट योरसेल्फ विद गॉड। और मैं जस्ट रोई थी उसके थोड़ी देर, मतलब वो रील बनाने के पहले थोड़ी देर पहले मैंने बहुत बेकार रोई थी मैं भगवान के सामने खुश होके, कि पता नहीं मैं इतना डिजर्व भी करती हूँ या नहीं करती, बट आपने मुझे इतना कुछ दे दिया, और वो भी तब जब मैं जीरो पे थी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और उसके बाद मैं जितनी ग्रेटफुल होती हूँ मुझे और चीजें मिलती जाती है मिलती जाती। तो मैंने बोला इस बारे में बोलते हैं, और मैंने बोल दिया। और वो वीडियो 60 सेकंड की नहीं, बहुत लंबी है, वो भी बहुत बड़ी है। मतलब मेरी जितनी वीडियो 2 मिनट की है ना वो वायरल हुई है। 2 मिनट वाली, लोग बोलते 60 सेकंड में खत्म ही कर दो, 60 सेकंड में बोलना ही है अदरवाइज कोई नहीं देखेगा। लेकिन वो वीडियो भी लोगों ने देखी है और उसमें मुझे बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे डीएम्स आए थे। तो मुझे लगता है कनेक्शन, आपको कनेक्ट करना है बस। बहुत ही बड़ा मंत्र दे दिया, और जितने भी क्रिएटर्स होंगे उनको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, जब मैं आपसे बात कर रहा था और हमारी ब्रीफिंग पार्ट भी हुआ था, सो यू आर वेरी एनर्जेटिक पर्सन। एक नेम में ही जिसके खुशी है, हमसे मेरे से नहीं बची, और शायद ऑडियंस से भी नहीं ये बात बचेगी कि शी इज सो इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन। व्हेन आई सी योर पेज, योर इंस्टाग्राम वाइब, तो मुझे नहीं लगता कि इतने इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन हो गए। सो वो है कैसा है, क्या है, वो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरे मन में जब आपकी मैं वीडियोस देख रहा था, बहुत ही पॉजिटिव लगे, मोटिवेशनल लगे। तो क्या हो जाता है, और जब इमोशनल होते हो तो क्या करते हो, क्या मंत्र रहता है उसके पीछे? मैं आपको बता रही हूँ कि मैं शुरू से ही, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, बचपन से ही मैंने बहुत कुछ देखा है, लाइक बहुत 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 कुछ देखा है। और मेरी कोई भी फोटो ना, अगर मैं अपनी बचपन की कोई भी फोटो उठाऊं तो उसमें पता है मेरा मेरा एक ही पोज है, मेरी, आई एम नॉट स्माइलिंग। और एक मेरी कैंडिड फोटो है, मेरे मामा कहते हैं कि तुम बहुत फोटोजेनिक थी, तुम हंसती नहीं थी। तो एक दो फोटो है जो उन्होंने खींची है, तो वो मेरे को बोलते हैं, देखो ये मैंने तुम्हारा कैप्चर किया था, तुम हंस रही थी। तो मुझे लगता है मैं इतनी उदास क्यों, क्या। तो मैं बहुत रहती थी उदास, इवन अभी भी जब मैं कहीं पे भी बैठ जाती हूँ ना, मैं ऐसे, सबको लगता है मेरे दिमाग में बहुत भारी चीज चल रही है, मैं बहुत अकड़ू हूँ। कोई मेरे सामने आएगा, मैंने उसको दो झापड़ मारना है। लोगों को ये लगता है, पहला पहला चीज जो मुझे देख के लगता है, वो जैसे ही मुझसे बात करते ना एक बार, फिर उनको लगता है मैंने उनको नहीं मारना है, पर वो मुझे टपली मार के जा सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मतलब ये, मैं उतनी एक्साइटेड भी हो जाती हूँ बात करते करते, एंड एट द सेम पॉइंट मैं बहुत इमोशनल हूँ, लाइक बहुत ज्यादा। अगर मतलब मुझे गुस्सा नहीं आता, एक चीज मैं आपको बता, ये बहुत ऑड बात है, हम्म। मुझे गुस्सा नहीं आता। या तो मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब अरे भाई सब बहुत अच्छा चल रहा है, या तो मैं बहुत रोन हूँ, नथिंग इन बिटवीन, कि मैं उदास हूँ, मुझे कोई मनाओ, मैं हम्म। नाराज हूँ, मेरा मूड ठीक नहीं है, नहीं, या तो मैं बहुत खुश हूँ, या तो पता नहीं क्या। बट फिर लोगों को ये लग, तू रो रही है, तू रो रही है, सबका पहले तू क्या, तू रो रही है, क्योंकि मेरे आंखों में ना, मेरी बहन भी कहती है हमेशा तेरे आंखों में पानी होता है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है तू अभी रो देगी। नहीं, ये क्रिएटर्स की प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी है, बिकॉज हमें रात को जागना पड़ता है। तो खुशी, अब मैं पूछना चाहूंगा फैमिली रिस्पॉन्स, फैमिली क्या सोचती है इस फील्ड के बारे में, एंड अब जब आपने स्टार्ट किया था उसके अराउंड दोस्तों का क्या रिस्पॉन्स रहा था, आसपास क्या माहौल रहा था, और क्या फीडबैक्स आते हैं लोगों से? पहली बात तो मैंने जब, मतलब मैं आपको चलो बताती हूँ रेजिग्नेशन वाले दिन क्या हुआ था। हम्म। मैं ना, मेरा लास्ट कॉन्वर्सेशन हुआ था 30th मई को, गर्मी छुट्टी लगने से पहले, हाँ। 30th नहीं, सॉरी सॉरी, अप्रैल 30 को मेरी कन्वर्सेशन हुई थी स्कूल के डायरेक्टर के साथ, हम्म। कि मेरा कोई प्लान नहीं था ना क्विट करने का। मेरा ये हम्म। था कि मेरी पोजीशन आगे बढ़ा दो, हम्म। क्योंकि अब मेरे को थोड़ा सा अपर लेवल पे जाना हम्म। है। वहां पे मेरी डायरेक्टर मुझसे पूछती है हम्म। कि आपको कैसा टाइप का ग्रोथ चाहिए, आपको पोजीशन में ग्रोथ चाहिए या फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए। एंड आई वाज लाइक, हम्म। अगर मैं पोजीशन में ग्रोथ चाह रही हूँ तो ऑटोमेटिकली तो मेरे फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी ना। हम्म।
ये कौन सा होता है, मतलब ये क्वेश्चन ही नहीं मुझे समझ आया। हम्म। फिर वो मुझसे कहते हैं नहीं तुम अभी जहाँ हो ना, क्योंकि प्राइमरी में मेरे साथ क्या था, प्री प्राइमरी में पेरेंट्स बहुत खुश थे मुझसे, बहुत ज्यादा, क्योंकि बच्चों को मजा आ रहा है स्कूल आने में, बच्चे मेरे साथ बहुत खुश हैं। और ऐसा नहीं है कि एक दो बच्चे, 25 बच्चे थे, 25 का 25, मतलब हम बिल्कुल एकदम बिंदास क्लास में ना, तो मैं तो बहुत खुश होकर बोलती थी मेरी क्लास ही बेस्ट है। तो ऐसा रिलेशन। तो इसलिए डायरेक्टर का कहना ये था कि नहीं आप उसी क्लास में रहो और हम सेम क्लास में, अगर आपका सैलरी रेस कर दे तो कैसा रहेगा। तो मैंने बोला, ये भी अच्छा है, ठीक है। तो लेकिन फिर उनकी पता है एक लाइन थी जो मुझे बहुत बेकार लगी, बहुत बेकार। उन्होंने मेरे को क्या बोला कि आप हमारे से बात करने तो आते सेम क्लास में सैलरी बढ़ाने के लिए, हम नहीं बढ़ाते हम्म। वो बात है। उन्होंने ये बोला हम नहीं बढ़ाते वो बात है। भाई इट्स अ काइंड ऑफ इंसल्ट। अब क्या बोल रहे हो? और एक तो आप इतने बड़े पोजीशन में बैठे हो और आप मुझे हंस के ये बोल रहे हो कि हम आपकी सैलरी नहीं बढ़ाते, लेकिन आप आते तो सही बोलने, तो मैं क्यों जाती बोलने जब आपको बढ़ाना ही नहीं। मुझे तो पहले ही पता था नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन मैं बस एक कन्वर्सेशन इनिशिएट करी थी कि क्या पता हो जाए, इसलिए मैं बात करने लगी थी। और वो लाइन मुझे इतनी ट्रिगर कर रही थी। और फिर उन्होंने मुझे क्या बोला कि अब देखो अब तो छुट्टी लग रही है स्कूल की, आपके पास 1 महीना है सोचने के लिए, आप सोच लो आपको क्या करना है। मैंने बोला ठीक है। उस समय तो मैं मानने ही वाली थी जस्ट, लेकिन फिर वो लाइन ने मुझे बहुत ट्रिगर कर दिया। मैंने बोला ठीक है। और उसके बाद मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मैं तो क्विट करूंगी, मैं नहीं कर रही। और उस 1 महीने में ही मैं जो डिजिटल प्रोडक्ट्स का आपको बता रही हूँ ना, वो सब मैंने सीख लिया था कैसे करते हैं। और हम्म। उससे मैंने पैसे भी कमा लिए थे। तो मैं बोली जब मैं ये कर सकती हूँ तो मैं यही करूंगी, क्योंकि मेरा पैशन है। मुझे स्किन केयर बहुत पसंद है, बहुत। और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि क्यों, बहुत बड़ी स्टोरी है। बहुत ज्यादा पसंद है मुझे, तो मुझे वो करना था हमेशा से, तो मैं वो करूंगी। और टीचिंग जो मेरे अंदर आया था कि मुझे टीचिंग करना है, तो मैं खुद का अपना क्लास खोलूंगी, मैं वहां पे करूंगी, अगर मुझे अपना पैशन ही फॉलो करना है उस चीज में। बट मैं यहाँ ये स्कूल तो मैं वापस नहीं जा। तो 1 तारीख हुई, 1 जून आ गया फाइनली, सबको स्कूल जाना, एक नहीं, एक को तो संडे था, 2 जून को हम जाते हैं स्कूल। और मेरा जो फ्रेंड है, मतलब मेरे सिर्फ 3 ही दोस्त हैं, 3 4 ही हैं मेरे स्कूल में जिनसे मैं बहुत अच्छे से बात करती हूँ। तो वो 3 4 में से एक को मैंने बताया था कि यार हम्म। देख मैं तो ऐसा कुछ सोच रही हूँ कि मैं रिजाइन कर दूंगी। तो उसने बोला हाँ हाँ तू कर। वो मुझे हमेशा कहते हैं तेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तू बहुत आगे जाएगी, तू क्यों ऐसे कर रही है अपने साथ। तो मैंने बोला ठीक है। 1 तारीख हुई, 2 तारीख हुई, 3 तारीख मैं कर ही नहीं रही ना रिजाइन, क्योंकि अब डर लगता है भाई, ऐसे इजी नहीं है। वो तो इंटरनेट में लोग अरे रिजाइन करके आ गई, नहीं भाई बहुत प्लान है। तो मैं सोच रही हूँ, सोच रही हूँ, सोच रही हूँ, फिर मैंने बोला नहीं अब तो करते हैं। तो मैंने ना अपना बैकअप रेडी किया। मैंने ना कोचिंग क्लास का पोस्टर बनाया कि चलो कोचिंग खोलते हैं, कम से कम ऐसा तो नहीं रहेगा ना जीरो पे हूँ, कहीं से तो हम्म। स्टार्ट करूंगी। मैंने कोचिंग का पोस्टर बनाया। और मैंने क्या किया, मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। मैंने एक पेरेंट को कह दिया, एक बहुत अच्छे पेरेंट को, मैंने बोला इसको आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दो। उन्होंने लगा दिया। और पता नहीं किस, एक ना चुल मची होती है लोगों को, पता नहीं मुझे लगता है लोगों को मेरी लाइफ से बहुत है कुछ, कि उन्हें जानना है कि खुशी क्या कर रही है वाला मुझे ना। क्योंकि पता है आउट ऑफ नो वेयर क्या होता है, मैं स्कूल जाती हूँ और मेरे जो कोऑर्डिनेटर है मैम, प्री प्राइमरी की हम्म। जो कोऑर्डिनेटर है, उनको प्रिंसिपल मैम बुलाती है और उन्हें वो कुछ हैंड ओवर करती है। वो कोऑर्डिनेटर मेरे पास आती है और कहती है कि खुशी ये क्या है, और बताओ वो क्या है, हम्म। जो मैंने कोचिंग का बनाया था ना, उसका फोटोकॉपी। और मैं बोली ये मेरे कोचिंग का है। तो बोलते हैं हाँ तो ये तो स्कूल के अगेंस्ट है ना, तुम नहीं खोल कैसे? सकते कोचिंग। ये स्कूल के अगेंस्ट है, या तो आप स्कूल में ही पढ़ाओगे या तो आप अपना कोचिंग कर लो। ये मुझे पहली बार लॉ पता लगा है जो स्कूल्स कर रहे हैं। सच में ये है, ये है, आप कोचिंग नहीं कर सकते, क्योंकि जिस स्कूल में मैं पढ़ाती हूँ ना, हम्म। वो बोर्डिंग स्कूल है। तो वहां पे आपको इवनिंग क्लास लेने जानी होती है, मतलब एक तो आप 3:30 तक रहो स्कूल में आराम से, या तो आप थके हारे। फिर तो इतना पे करना चाहिए कि आपको हाँ करना इवनिंग चाहिए क्लासेस डेफिनेटली। के लिए एक्स्ट्रा। हाँ फिर इवनिंग क्लास लेने जाओ, ठीक है। तो ये टीचर्स का है, तो हालांकि प्री प्राइमरी वालों को नहीं लेने जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी बाकी क्लासेस को तो लेने जाना पड़ता है। तो दिस रूल इज सेम फॉर ऑल द टीचर्स कि आप कोचिंग नहीं चला सकते। ठीक है। और ये पता लग गया। और मैं ना ये नहीं हूँ कि मैं कि झूठ बोल के मैं कर दूंगी रिजाइन, नहीं, मेरे अंदर ये नहीं था। मैं गई उनके पास, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, मैं प्रिंसिपल ने बोला कि व्हाट इज दिस, तो मैंने बोला कि मैम ये मेरा बैकअप है।
ये मेरा लाइन था। मैंने सीधा यही बोला, मैं मेरा बैकअप प्लान है। तो बोलते हैं बैकअप प्लान मीन्स व्हाट? आप तो अभी सैलरी रेस करवाने आए थे, हम्म। तो अभी ये क्या है? तो मैंने बोला कि, फिर मैंने उनको एकदम सच बताया कि देखिए मैम, सबसे पहली चीज तो ये कि नेहा, मतलब जो मेरी छोटी बहन है, वो हम्म। बाहर जा रही है पढ़ने, ठीक है। हम्म। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि मुझे भी उसके साथ जाना पड़े, मतलब उसको सेटल करने के लिए। हम्म। मतलब मेरी छोटी बहन इज लाइक मेरे लिए बच्ची, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो जाए। मतलब मैं उसकी माँ हूँ एक हिसाब से, तो मुझे ये है कि मुझे उसको 100% मतलब कि वो ठीक है, ये चीज मुझे देखना रहता है। तो मैंने बोला कि तो 1 महीने की छुट्टी देगी क्या स्कूल? मुझे नहीं देगी, ऑफ कोर्स नहीं देगी। ठीक है, तब ऐसा कुछ कंफर्म नहीं था कि वो जाएगी, पर मेरे दिमाग में तो था ना, क्योंकि उसको जाना ही था जून मंथ में। तो मैंने बोला ठीक है यार, मैं रेजिग्नेशन देती हूँ, वैसे भी प्लान चल रहा है, मैं तेरे साथ भी चल दूंगी, और हम्म। सब सेट हो जाएगा धीरे धीरे। तो उसने फिर ना, मैम कहती है तो आपको, आप तो सैलरी रेस कराने आए थे, उसका क्या हुआ? तो मैंने बोला मैम मैं तो अब क्विट करने का सोच रही हूँ। मैं तो आपके पास खुद आने वाली थी, मैं सच में खुद जाने वाली थी। वो जो मैंने बनाया था ना कोचिंग का, वो तो मैंने एक दिन पहले डाला था। मुझे क्या पता नेक्स्ट डे जैसे कोई प्रिंट आउट करा के टेबल में, मतलब किसी के पास इतना टाइम है कि उसने स्टेटस का स्क्रीनशॉट लिया, उसने प्रिंट भी कराया, वो प्रिंसिपल के भी पास गया, उसको वो रखा भी, उसने अपनी बात भी रखी कि देखो खुशी कोचिंग चला रही। मतलब इतना टाइम है लोगों के पास, लगता है मेरे को। और मैंने उनको यही बोला मैम मैं तो आपके पास खुद आने वाली थी, पता है मैं सच में खुद जाने वाली थी कि मैम मैंने ये कोचिंग का लगाया हुआ है ऐड अपना, और मैं क्विट करने वाली हूँ। तो आप मुझे बता दीजिए नोटिस पीरियड का जो भी जैसा है मैं करूँ। तब स्कूल स्टार्ट नहीं होता, स्कूल सिर्फ टीचर्स के लिए स्टार्ट हुआ था, एक्चुअल स्कूल स्टार्ट होना था 16 जून से। तो मैंने प्रायरली पहले ही बता दिया कि देखो ये मेरा सीन है। अब उस समय ना एकदम वो हो गया कि ये आप क्या बोल रहे हो, मतलब ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये वो ऐसा। उसके पहले भी मैंने 2 बार रिजाइन दिया है कुछ रीजन से, क्योंकि मेरे साथ मिसबिहेव हुआ था। तो मैंने दिया था, पर तब भी मैं रुक गई कि नहीं यार ठीक है ना। और इस बार, चलो इस बार तो मैं अपनी मर्जी से कर रही थी, मतलब खुश होकर कर रही थी मैं कि मैं वो कर। तो ये चीज, अब प्रिंसिपल मुझसे ना मेरे सामने 2 चीज रखती है। प्रिंसिपल ने मुझसे बोला, या तो आप, अगर आपको रेजिग्नेशन देना है तो या तो आप अभी दे दो, या तो फिर आप हमेशा के लिए हमारे स्कूल में वेलकम। मैंने बोला, ये क्या है भाई? अभी दे दो मतलब? ऐसा थोड़ी अभी दे दूंगी, कुछ सोचना पड़ता है यार इंसान को, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, या तो आप अभी दे दो, या तो फिर आप हमेशा के लिए स्कूल में आओगे, आप आओगे पढ़ाने। अब मैं मेरे को दुख 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 हो गया कि अरे यार। अब मतलब मेरे को पता है क्या लगा, कि मतलब भगवान आप मेरे को यही बोल रहे हो ना कि तू इतने दिन से सोच रही रिजाइन करूंगी करूंगी करूंगी, अब तो तू दे। अब हम्म। मैंने ना तेरे सामने की सिचुएशन रखी है, क्योंकि तू तो आगे पढ़ाएगी नहीं। इट्स लाइक कि भगवान मेरे से कम्युनिकेट करे कि बेटा देख, तू तो आगे पढ़ाएगी नहीं, तेरे को रेजिग्नेशन देना ही था, तो दिस इज द बेस्ट टाइम, जा जाके दे दे। और मैंने ना बस इतना बोला मैम को, मैम 2 मिनट, क्योंकि एकदम ना अजीब हो गया था उस समय सिचुएशन। मैं बाहर आई, पहली बार तो मैं रोई, हम्म। मैं बहुत रोई। मैं बोली भगवान, मैं तो ऑनेस्ट थी यार, मैं तो खुद जाने वाली थी। मतलब जब छुट्टी होता ना, ये तो सुबह सुबह ही भांडा फूट गया, छुट्टी होता ना स्कूल का, तो मैं जाने ही वाली थी मैम के पास कि मैम देखो मेरा हम्म। ऐसा प्लान चल रहा है, मेरा इस मंथ रेजिग्नेशन का प्लान है, आप मेरे को नोटिस पीरियड का बताओ क्या करना, मतलब हर चीज एकदम अच्छे से मैं बात करने वाली थी। और ये हो गया। फिर मेरे फ्रेंड्स आ गए, फिर वो बोले क्या हो गया? तो एक ना, मुझे याद नहीं आ रहा, एक लेटर होता है जिसमें आपको ना सॉरी लिखना रहता है, क्या बोलते हैं उसको, अपॉलोजी लेटर समथिंग कुछ रहता है वो, कि आप सॉरी बोल दोगे कि आई एम हम्म। सॉरी, मैंने ये स्टेप लिया कोचिंग का, मैं ये स्टेप अपना वापस लेती हूँ, और अब मैं ये दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। तो मेरे पास वो ऑप्शन था, प्रिंसिपल ने मुझे वो फॉर्म दिया था बाहर निकलने से पहले, कि हम्म। सोच लो, या तो तुम ये फॉर्म के साथ आना वापस सॉरी लिख के कि आई एम हम्म। सॉरी कि मैंने ये किया, या तो फिर तुम रेजिग्नेशन का सोचो। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं रो रही हूँ ना फॉर्म पकड़ के, अरे यार मैं क्या करूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो फिर मेरे फ्रेंड्स जो हैं, जो मुझ पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने मुझे बोला कि देख खुशी, अगर तुझे लगता है कि तू आज इसमें रेजिग्नेशन दे देती है, और तू बहुत कुछ अपना कर सकती है स्टार्ट, तो दे दे, क्योंकि हो सकता है कि जो तू हमेशा कहती है ना कि गॉड्स प्लान गॉड्स, क्या पता है भाई। मैंने बोला हाँ ये बात भी सही। और मुझे 2 लोगों ने क्या बोला कि नहीं नहीं, तू एक काम कर, तू रेजिग्नेशन मत दे, तू ये फॉर्म में सॉरी लिख दे, तू बोल दे स्कूल को सॉरी, और फिर तुझे टाइम मिल जाएगा, फिर तू बाद में रिजाइन कर देना। मैं बोली ये भी सही है। लेकिन मेरे को लगा कि मैं सॉरी क्यों बोलूं, क्यों सॉरी किस बात का बोलूं मैं? नहीं बोलना है मेरे को सॉरी भाई, जब मेरी कोई गलती नहीं है,
जब मैं खुद सामने से जाने वाली थी भाई, मुझे पूरा इस बात का लगा कि कौन है वो इंसान जो मतलब ऐसे स्क्रीनशॉट लेके ये सब हरकत कर रहे हैं। मुझे अभी तक उसका पता नहीं चला कि वो कौन है। बट अभी मैं उसे बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि उसने किया ये सब। थैंक यू सो मच जो भी है वो। बट या दिस इज द स्टोरी। और मैं रिजाइन कर दी। और मैं बाहर नहीं, और मैं पापा को बोल रही हूँ ना, मतलब मेरा लास्ट जब मैंने साइन कर दिया ना, मैंने पापा को कॉल किया, मैंने बोला पापा मैं रिजाइन कर रही हूँ। तो बोले, अब वो पापा मेरे इतने अच्छे हैं ना, मेरे को बोलते हैं हाँ ठीक है बेटा, मैं तो तेरे को पहले ही बोला था अपना खुद का कोचिंग चला ले। तूने ही मना किया, नहीं मुझे ये स्कूल में पढ़ाना है, तूने ही बोला। देख ले बेटा, तेरे को जो सही लगता है तू वो कर। और मम्मी के साथ तो मैं फोन पे बात कर नहीं सकती, क्योंकि मम्मी बोल सुन नहीं सकते, तो फोन पे कोई कन्वर्सेशन नहीं हो सकती उनसे। मैंने बोला ठीक है। वो मैं जाके दे दी। और मैंने आईडी पहनी हुई थी ना, मुझे ध्यान नहीं था, मैं ऐसे कब कब आ रही हूँ, ऐसे कब कब आ रही हूँ, लेटर लिख रही हूँ ऐसे ऐसे करके। और मैं जाके दे दी, और फिर मैम बोलती एंड योर आईडी। आईडी भी रख दिया मैंने टेबल पे। मुझे इतना समझ आ गया था, प्रिंसिपल को बहुत बुरा लगा। क्योंकि मैंने चूज किया सॉरी बोलना। सच में उनको बुरा लगा यार, उनके 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 मुंह चेहरे पे से दिख रहा रिजाइन मिला है। था। हाँ, क्योंकि मैं देखो, एक जो टीचर होता है ना, जो हमेशा अपने काम में ऑनेस्ट है, जो 24/7 स्कूल के लिए लगा हुआ है, मैं वो थी। क्योंकि मेरा स्कूल का जो डिस्टेंस है मेरे घर से, वो सिर्फ और सिर्फ 20 स्टेप्स है, 20 स्टेप्स। मुझे जाना है आना है, जाना है आना है, यही करना है। तो मैं एनी टाइम रेडी रहती थी अपना काम करने के लिए। मेरा काम होना चाहिए, मुझे पेंडिंग वर्क बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं उसका उस दिन का काम ना उसी दिन निपटाऊं, ये रहता है मेरा। और बहुत सारी चीजें मतलब अपने बच्चों के लिए करना, ये वो तो ऑफ कोर्स प्रिंसिपल को तो अच्छा ही लगेगा ना कि एक ऐसे टीचर है हमारे स्कूल में। और मैंने चूज नहीं किया, मैं बोला नहीं मैं तो रिजाइन करूंगी। मैंने कोई सॉरी वॉरी नहीं लिखना है, मैंने रख दी बहुत रिस्पेक्ट के साथ कि मैम ये लेटर है और ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी, और फैमिली के अराउंड आपने बताया कैसा रिस्पॉन्स भी था इसमें, एंड बहुत सी हाँ। चीज़ें हमने देखी और सुनी। सो खुशी, आपके बारे में जान के बहुत ही अच्छा लगा। और ये बैक स्टोरी है ना, जो काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन देगी। अपने लिए स्टैंड और मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। और आपने अपनी लाइफ में ऐसे स्टैंड्स लिए हैं। उसके साथ आपकी एक स्टोरी और भी है। आपकी मम्मी के साथ एक रिलेशन है, और उस रिलेशन और उसके अराउंड बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे सोशली और हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा, मे आई थिंक दैट बहुत ज़रूरी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप वो स्टोरी भी अगर हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे तो बहुत लोगों को आज आपके स्ट्रगल्स और ज़्यादा समझ आएंगे। तो प्लीज़ वो भी अगर आप शेयर कर पाओ। तो बात तो यही है कि मम्मा बोल सुन नहीं सकते। तो वो सिर्फ इशारे ही समझते हैं। बट मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में उन्होंने बिना बोले और बिना सुने जो कंट्रीब्यूशन दिया है अपना, मतलब मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत बहुत कुछ सीखा है मैंने। कभी वो अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंट है कि उन्होंने कभी ऐसा फील ही नहीं कराया कि वो बोल सुन नहीं सकती। इतनी कॉन्फिडेंट है वो। मतलब हम सोचते हैं ना कि अरे यार अभी इनकी बात समझ नहीं आई तो किसी को, एक होता है माइंड पे। मेरे माइंड में कभी नहीं आई। पता है मम्मी इज लाइक, मैंने तो अपनी बात कहनी है, तुम समझ रहे हो बहुत अच्छी बात है, तुम नहीं समझ रहे हो इट्स योर प्रॉब्लम। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है तुम समझ रहे हो कि नहीं। बट मम्मी अपनी बात रखती है। हम कहीं भी मार्केट जाते हैं ना, कहीं भी मॉल जाते हैं या साइड कोई स्टोर जाते हैं कहीं भी, मम्मी शॉपिंग करती है, मम्मी बिलिंग करवाती है। मम्मी पढ़ी लिखी भी नहीं है, ऐसा नहीं कि वो बहुत पढ़ी लिखी है, उनको कुछ लिखना नहीं आता। मुझे आज भी याद है कि मैं कभी नहीं चाहती थी कि मम्मी मेरे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाए और उनको अपना साइन करना ना आए। पता नहीं मेरे दिमाग में इतनी कम एज में कैसे आया, बट मैंने उन्हें अपना फर्स्ट टाइम उन्होंने अपना नाम लिखना सीखा, रानी। तो वो कैसे लिखते हैं, कैपिटल आर फिर स्मॉल ए कैपिटल एन स्मॉल आई, ये उनका साइन है, रानी ऐसा। तो वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी पापा कभी नहीं गए हमारे साथ, मम्मी ही गई है। और वो बात करें भाई टीचर से। तो मैंने ये चीज देखा कि यार मम्मी इतनी कॉन्फिडेंट है, उनको अपने अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं कि मुझे ये चीज नहीं आती, मैं ऐसे कैसे चले जाऊं, मैं क्या बोलूंगी। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ना जो चेहरे पे दिखता है मेरे, ये सब वहां से आया है। बचपन से मैंने देखा है मेरी माँ, मतलब मेरी माता, मैं माता बोलती हूँ मम्मी को तो मुझसे माता निकल गया। हाँ, तो जो है मेरी माता श्री, तो उनको मैंने देखा है, उन्होंने मुझे हमेशा एक चीज बोला है
कि कभी भी किसी भी चीज से डरना नहीं है। उन्होंने हमेशा बोला है, हमेशा। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है हमारे साथ कि हम कहीं जा रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अगर कुछ हो गया, नहीं 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 डरना है। क्या बोलना है, चलो बोलते हैं। क्या एक्सपीरियंस करना है, चलो करते हैं। कहाँ जाना है, चलो चलते हैं। मतलब शी इज दैट। तो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ। जैसे ना लोग मेरे को अगर ऐसा बोलते हैं ना, अच्छा आपकी मम्मी बोल सुन नहीं सकती, बोले हाँ तो इसमें तो सिंपथी वाली क्या बात हो गई। मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मुझे भाई। आई एम द हैप्पीएस्ट डॉटर ऑफ हर्स। मतलब भाई वो मेरे लिए इतनी बड़ी एग्जाम्पल है ना, इतनी बड़ी, कि तुम सब कर सकते हो, सब। ये जो मेरे अंदर है, तुम सब कर सकते हो, ये उनसे ही आया है। और वो इतनी डिसिप्लिन्ड है, इतनी डिसिप्लिन्ड है, और उनको क्या नहीं आता। वो खाना बना रही है तो ऐसा खाना बना रही है कि मतलब कोई टक्कर ही नहीं है फिर उनके सामने। उनको मतलब वो मुझे कहते हैं बचपन में, मेरी मम्मी ने मुझे कहा था कि हम जब रहते थे बाहर, तो जो मेरे नाना जी थे उनका ढाबा था, वो ढाबा चलाते थे। और जो मेरी मम्मा है वो कभी स्कूल नहीं जा पाए। तब उतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं थी, जो भी था, मतलब ठीक है, वो उनकी स्टोरी अपने बचपन की, बट उन्होंने बताया मुझे वो आज तक कभी स्कूल नहीं गए। और उन्होंने घर बैठ के खुद से मतलब वो जो चादर बनाते हैं ना, वुलन का काम करते हैं, वो सब उन्होंने खुद से सीखा है, और वो उसको बेच के पैसा कमाते हैं। तो मतलब मुझे वहीं से ही समझ आ गया कि स्किल्स आर इम्पोर्टेंट। ये तो क्लियर हो गई। कोई एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वो वहां, मतलब उस समय से उन्हें पता था कि हाँ दिस इज समथिंग जो मैं कर सकती हूँ। तो उनकी ऐसी ऐसी बातें जो मुझे लगता है कि वाह। और मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मेरे को अपनी बातें उन्हें बताने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है या मुझे बहुत हम्म। गुस्सा आ रहा है। मैं इसलिए बोली मेरे अंदर पेशेंस है, और मैं बहुत समझ सकती हूँ। बहुत, ये है रीजन, पता है, कि अगर मेरी मम्मा मुझे कुछ आके दिखा रहे ना कि रूबी, रूबी नाम है मेरा, कि रूबी देख, तो ऐसे कुछ भी मुझे दिखा रहे मोबाइल में। मैंने उनको मोबाइल चलाना भी सिखाया है, क्योंकि हम कॉल पे बात नहीं कर सकते, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम वीडियो कॉल पे तो कर सकते हैं। तो मैंने उनके लिए फोन लिया, मैंने उसमें व्हाट्सएप वगैरह लगा दिया। मैंने उन्हें बताया, उनके फोन में 4 ही कॉन्टेक्ट है। मेरे मामा का है एक कांटेक्ट, और मेरी बहन का, छोटी बहन का, मेरा है, और पापा का। तो मैं उनको बोलती थी देखो आप फोटो देखना, डीपी देखना, आपको किसको कॉल लगाना है, और आप क्लिक करना। तो हम ऐसे बात करते। तो इस तरीके से ना मम्मी मुझे कुछ भी अगर दिखा रही है ना, तो मैं उसको एकदम देख रही हूँ ध्यान से। हम दुकान में खड़े हैं, मम्मी मेरे को बोल रही है कि जैसे चाय पत्ती लेना है, तो वो मुझे पूरा समझाएगी इशारे से पहले, फिर मैं उसको समझूंगी, फिर मैं लाऊंगी। इतना जो पेशेंस लेवल है बच्चों के साथ डील करने का, हम्म। कि मैं क्यों इतना सुन लेती हूँ किसी का, या मैं क्यों इतना फोकस्ड होके मैं जितना बोलती हूँ ना, मैं उसे कहीं ज्यादा सुन भी सकती हूँ। ये है रीजन कि मैंने अपनी मम्मी के साथ वो कॉन्वर्सेशन किया, और बहुत डीप कॉन्वर्सेशन भी किया, और सिर्फ इशारे से किया है। कोई वर्ड्स मैंने नहीं यूज करे। तो मेरी और मेरी मम्मी का जो रिलेशन है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। लाइक मैं उनके चेहरे से समझ सकती हूँ उनको क्या चाहिए, एंड उनको अगर कभी भी कुछ भी दिक्कत हुई है, और वो मुझ मेरे चेहरे से समझ जाती है कि व्हाट है। तो ये चीज है। मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं है। लोगों को लगता है ना तो प्रॉब्लम होती है बहुत। हाँ यार अभी तुम कैसे करती होगी, तुम्हें तो बचपन से किसी ने कुछ पढ़ाया नहीं। मैं वही तो बोल रही हूँ, इससे तो मैं कहती हूँ कि भगवान हमारे साथ है। उन्होंने मुझे हर जगह डायरेक्ट किया है, हर जगह। मुझे कभी ऐसा नहीं हो रहा मैं स्कूल जा रही हूँ मुझे कौन पढ़ाएगा। नहीं, हमने पढ़ा है भाई। पता है मेरी बहन को और मुझे हमारे घर पे कभी ये चीज बोलनी नहीं पड़ी कि पढ़ाई करने बैठो। हम लोग खुद से बैठते थे, क्योंकि हमको ना पता है कि हम कहाँ से आ रहे हैं, और हमें कहाँ जाना है, और हमें क्या चाहिए अपने लाइफ में। ये चीज है। तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। और अ, हर पर्सन से मैं लास्ट में उनके मन की बात जानना चाहता होता हूँ कि आने वाले फ्यूचर प्लान्स क्या है, प्रोजेक्ट्स क्या है। सो खुशी, इन फ्यूचर खुशी क्या करने वाली है, कौन सा प्रोजेक्ट्स प्लान कर रही है, और क्या मन की बात है खुशी, या फिर कोई अपने दबे हुए गुस्से को भी निकाल सकती है। हम आपको 2 मिनट दे रहे हैं, आपका आप पर फोकस है इस टाइम में, सो गो ऑन। गुस्सा तो मुझे आता नहीं है, तो गुस्से में तो मैं कुछ बोलूंगी नहीं, या नहीं, तो मैं हम रोज हम बोलूंगी जब भी। हम थोड़ा बहुत गुस्सा निकलवा लेते हैं हमारा काम है पॉडकास्टर्स का सो गो ऑन। आप अपने मन की बात बताएं बस। जस्ट बेसिकली सेक्शन का चलाने का मतलब यही था कि जब कोई आर्टिस्ट होता है तो उसके फ्यू प्रोजेक्ट्स रहते हैं, एंड जैसे आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आपने कुछ फ्यूचर प्लान्स सोच रखे होंगे। तो इट्स डेडिकेटेड सेक्शन टू द गेस्ट, जिससे कि वो अपने आने वाले प्लान्स के बारे में शेयर कर पाए।
पहली बात तो मैंने हमेशा एक चीज नोटिस करी है कि एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरना चाहिए कभी भी। कभी भी नहीं डरना चाहिए। और ये मैं किसी भी रील को देख के नहीं बोल रही हूँ कि मैंने किसी रील पे देखा कि किसी ने बोला है, नहीं। ये मेरे अंदर पहले से ही है। और ये चीज मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ। मैंने एक चीज देखा है, लोग ना बहुत डरते हैं। हमने ये काम स्टार्ट किया, नहीं चला तो, हमने ये स्टेप ले लिया, नहीं हुआ तो जितना दिमाग हमारा नहीं हुआ तो में चल सकता है, उतना ही दिमाग हमारा इस चीज में क्यों नहीं चल सकता कि हो गया तो। हो गया तो लाइफ कैसी होगी यार। मतलब मैंने सोचा था क्या मैं क्विट कर दूंगी और ऐसे रील वायरल हो जाएगी और ऐसे सब हो जाएगा। ओ माय गॉड, मैं यहाँ पे पॉडकास्ट दे रही हूँ, अभी मेरी कोई स्टोरी से इंस्पायर हो रहा है, लोग मेरे पोस्ट को सेव कर रहे हैं, मुझे लोग डीएम करेंगे कि ये रील बनाने के लिए थैंक यू, या मुझे कोई अच्छी ब्रांड डील आ जाएगी। नहीं, कुछ नहीं पता था। ये सब हुआ क्योंकि मैंने एक चांस दिया अपने आप को कि करते हैं। अभी वो एक रील बहुत चल रही है ना कि करके देखते हैं, हो गया तो, और हो गया। ये हो रहा है ना, अभी सेम सेम स्टोरी है मेरी। मतलब वो ट्रेंड से पहले ही मैंने वो चीज कर ली, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया कि हाँ भाई हो गया। तो जैसे कल भी मेरे एक भाई से बात हो रही थी। उसने उसका कोई बहुत शौक है, बहुत ज्यादा गेमिंग का, ऑनलाइन गेमिंग का। उसने बोला कि दीदी मुझे करना तो है, पर अगर मैं घर पे बात किया अपने मम्मी पापा से और उन्होंने मना कर दिया तो मैंने उसको वही बोला कि अगर उन्होंने मना कर दिया, क्या तब भी तू करेगा? उसने बोला हाँ मेरे को करना तो है। बोली बस फिर तुम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हो गया तो, क्या पता हो गया तो, अगर तेरे दिमाग में ये गेमिंग का बार बार आ रहा है, क्या पता भगवान तुझे हिंट दे रहे हैं कि तू कर, और तू ही उसको बार बार नेग्लेक्ट कर रहे है। तो कभी भी कोई काम स्टार्ट करते ना, तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ, मतलब जो हमारे कंट्रोल में काम करना। हमारे कंट्रोल में रिजल्ट कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। मेरे कंट्रोल में रील बनाना है, मेरे कंट्रोल में व्यूज नहीं है। मेरे कंट्रोल में काम करना, मेरे कंट्रोल में आउटपुट है ही नहीं। तो अगर मुझे ये पता है ना कि मैंने अपना इनपुट बहुत अच्छा दिया है, और उसके बाद भी अगर वो चीज मुझे नहीं मिली, कोई बात नहीं, ट्राई अगेन, और इस बार और अच्छे से। दिस इज व्हाट आई विल से। हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहा करो, यू नेवर नो आपको कौन देख रहा है। जैसे मुझे नहीं पता था कि आप मेरी स्टोरी देखोगे और आप मुझे बुलाओगे, मुझे थोड़ी पता था। बट हुआ ना। 1% भी मैटर करता है, 1%। आपने कल मेरे को बोला था ना कि खुशी, अगर आपकी स्टोरी से एक भी पर्सन की लाइफ चेंज होती है, दैट्स अ ह्यूज डील फॉर। या तो बस वो सेम चीज मेरे साइड से। दूसरी चीज ये कि मैं पहले ये सब नहीं करती थी, ग्रेटफुल होना, और इसमें बहुत टेंशन लेती थी। अरे मैं इतनी एंशियस पर्सन थी एक टाइम पे, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मेरी बहन ने ना मुझे, मतलब मेरी बहन मुझसे बहुत छोटी है, उसने मुझसे बोला था कि रूबी तेरे को इतने पैनिक अटैक्स आते हैं, तू इतना रोती है, इसका एक ही रीजन है कि तू ना अपनी एनर्जी ना गलत लोगों के ऊपर लगाती है हमेशा। मतलब ऑलवेज गिविंग गिविंग गिविंग। एक बार खुद के लिए सोच। इफ समवन इज टेलिंग यू के तू वर्थलेस है, तो उनको क्वेश्चन करना कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन योर सेल्फ, कि तू मुझे बोल रहा है वर्थलेस, व्हाट इज द पॉइंट। ठीक है, तू उन लोगों को क्वेश्चन कर, तू क्यों अपने ऊपर लेती है वो चीजें। एक बार मिरर के सामने खड़े होके देख कि खुशी कौन है, क्या तुझे प्राउड फील नहीं होता। और उस दिन से मेरा माइंडसेट ही चेंज हो गया। मैंने बोला हाँ यार, मतलब भले ही मैं बड़ी हूँ अपनी बहन से, बट वही मेरी लाइफ सेवियर है, बहुत बड़ी वाली। तो उसने जब मुझे ये बोला, आई वाज लाइक भगवान से बात करते, लेट्स कनेक्ट टू गॉड। क्योंकि जब कुछ नहीं मिलता ना, फिर वो मिलते हैं। और ये सच बात है, पता है, ये चीज मैंने कहीं सुनी थी और ये बहुत सही है। आप हर जगह कुछ ना कुछ ट्राई करते रहोगे, आप रहोगे, आप 100 लोगों को बताओगे, एक टाइम ऐसा आएगा आपका कोई नहीं सुनेगा। और ये भगवान की मर्जी होती है, जब भगवान आपको बुलाना चाहते हैं अपने पास कि बेटा तुझे मेरे पास आना है ये सब बताने, मैं तुझे सब करके दे दूंगा। तो वो भगवान तुम्हें अपने पास बुला रहे हैं। देख, नहीं चला ना सिक्का तेरा कहीं, तो अब यहाँ चलेगा तेरा। तो मैंने क्या स्टार्ट किया, फिर मैंने अपने रूटीन में स्टार्ट किया ग्रेटफुल होना। मेरी मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, अरे आई एम सो ग्रेटफुल, मैं इतना अच्छा खाना खा पा रही हूँ। ठीक है, मेरे अकाउंट में अगर 100 रुपए भी आए हैं, आई एम सो ग्रेटफुल, मेरे पास 100 रुपए है भाई। लोगों के पास 1 रुपया भी नहीं है, मेरे पास वो है। लोग भटक रहे रास्ते में एक एक रुपए के लिए। आई हैव दिस, आई एम सो ग्रेटफुल। ठीक है, अगर मेरे पास कुछ भी है, कुछ भी एक डील भी आ रही ना, आई एम सो ग्रेटफुल। तो मैंने वो स्टार्ट किया। मैं वाज लाइक हाँ। और पता है मेरे पास एक डायरी है, मैं उसमें क्या लिखती हूँ, मैं अपना फ्यूचर सेल्फ लिखती हूँ, प्रेजेंट में। आई एम अर्निंग दिस मच मनी, आई एम वेरी हैप्पी, So it's like a गॉड इज लिसनिंग। manifestation. हाँ मैं ये करती हूँ।
क्योंकि जब मैं ये चीज अपने मन में सोची कि खुशी नहीं हुआ वाला तो हर कोई सोचते हैं, हो गया तो वाला तो कोई सोचता ही नहीं। तो अगर Yeah. हो गया तो मेरी लाइफ तो भाई बल्ले ही बल्ले होगी। बहुत पैसे होंगे, अपना Yeah. घर होगा, मम्मी पापा को सब लेके दे रही हूँ, वो चेहरे पे वो एक नूर है सक्सेस का, और सब कुछ बहुत बेहतर है। तो ये सोचती हूँ ना मैं, तो मुझे तो इस चीज के लिए काम करना है, मुझे तो उस चीज के लिए काम ही नहीं करना है कि नहीं हुआ तो वहां क्यों टाइम खराब कर रही हूँ। तो Mhm. ये एक दूसरी चीज होती है, वो करो जो आपके कंट्रोल में, जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो मत सोचो। क्योंकि आपका एनर्जी ना सही जगह लगना चाहिए, जो आपके कंट्रोल में, आपके कंट्रोल में काम करो, वो करो। क्योंकि जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो आप भगवान से मांग लेना। पता है मैं तो ऐसे ही करती हूँ मैं बोलती हूँ, मैं मुझे अभी भी याद है, मेरी रील मैंने बनाई थी नगर कीर्तन में जाने से पहले। नगर कीर्तन था, गुरु नानक जयंती के जस्ट एक दिन पहले नगर कीर्तन था। और मैं झाड़ू सेवा में रहती हूँ हमेशा, मतलब मेरे रहता है अंदर से कि मैं शुरू से लास्ट तक उसमें रहूँ, मुझे लेट नहीं होना था। और उस दिन मैंने रील नहीं बनाई, पर मुझे रील तो डालनी थी। तो Mhm. मैंने ना फिर मेरे दिमाग में ना उस दिन आया कि पता नहीं क्यों बहुत अच्छे थॉट्स आ रहे थे माइंड में कि आपको हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। तो मैंने ना बस ऐसे कैमरा उठाया, मैंने बोल दिया कि देखो आपको हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, ये वो जो भी मेरे थॉट्स थे, जो भी मेरे मन में आ रहे थे, मैंने सब बोल दिया। ठीक है, मैंने फटाफट उसमें डाला, मैंने ऊपर कुछ भी ऐसे फॉन्ट डाल दिया। और मैंने बोला बस वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की बात है, देख लेना आप, मैं डाल रही हूँ रील और मैं आ रही हूँ आपके पास। मैंने फोन बंद कर दिया, मैंने फोन दे दिया मम्मी को। रात के 11 बजे जब हम गुरुद्वारे पहुंचे, मैं लंगर हॉल में थी, खा के उठी, फोटो खींचना था मुझे गुरुद्वारे का। मैंने अपना नेट ऑन किया ना, मतलब Oh gosh. रील ही चली गई भाई 13 के, और मैं गुरुद्वारे में हूँ ना, मैं भगवान को, मैं उनको देख रही हूँ। यार मतलब आप तो सब सुन लेते हो मेरी, आपकी फेवरेट हो गया मैं उस टाइम तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड कि क्या। और जो आंसू आए हैं मेरे आंख से कि Yeah. ओ भाई, मतलब मुझे ये चीज उस समय से समझ आ गई, ये एंजाइटी एंजाइटी कुछ नहीं होती है, भगवान से बात करो भाई, सब ठीक हो जाता है। सच में छोटी सी छोटी चीज का भी शुक्र मनाओ, और ना मिले तो सब्र करो, मिल जाएगा। सब्र तो बहुत बहुत बड़ी चीज है। और इसी के बहुत साथ बड़ी चीज गुड है। नोट के साथ हम इस पॉडकास्ट की एंडिंग करते हैं। बहुत सी स्टोरीज आपने शेयर किया, आपके अराउंड बहुत ब्यूटीफुल वर्ल्ड है। और काफी लोग इस पॉडकास्ट के बाद अपनी जिंदगी को डिफरेंट पैमानों पे चेक करेंगे। एंड वर्किंग प्रेशर एक बहुत बड़ा टॉपिक था जो मैं इसमें कवर करना चाह रहा था। जब आपको आपकी रील मेरे पास आई तो आपकी जो स्टेटमेंट्स थी, हम उसके बीच में रिसर्च थी मेरी कि एजुकेशन सिस्टम कैसा चल रहा है और क्या चीज़ें आज के टीचर्स को फेस करनी पड़ रही हैं। तो इसी पे ये कॉन्सेप्ट था जो मैं आपसे पहले डिस्कस नहीं किया था। एंड दैट्स हाउ द जेबी टॉक शो इज बेसिकली मेड। हम पर्सन्स को ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं और कंटेंट उनके अराउंड नहीं, हम एक टॉपिक के अराउंड बनाते हैं। सो बहुत अच्छा लगा है खुशी, आपने बहुत चीज़ें आज हमें बताई हैं। एंड थैंक यू सो यही था। थैंक्स टू द कमिंग टू द शो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। आपके लाइक शेयर एंड कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं और कंटेंट बनाने के लिए। और ऐसी ही न्यू पॉडकास्ट के लिए आप कमेंट कर सकते हो, कौन सा टॉपिक देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। अभी हमने बहुत सी रिकॉर्डिंग कर रखी हैं और मुझे भी नहीं पता होता कि ये रिकॉर्डिंग्स कब आउट करनी है। कुछ पॉडकास्ट हमने टिपिकली फॉर पर्पस मोटिवेशंस के लिए बना रहे हैं, और कुछ हम हाई एंड पॉडकास्ट प्लान कर रहे हैं। कारें दिखने वाली हैं, लबॉगनीस दिखने वाली हैं, सो वेट ब्रो, वो भी आने वाला है। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।